हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रानू। सो आज मैं स्टार्ट करूंगी क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं। अब जैसे कुछ चेंजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब जैसे मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, दूध का दही में बदलना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स का पकना, और उसके बाद में रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो चीज़ें होती हैं उनमें जंग लगना। अब ये तीनों जो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इनमें हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इनिशियली जैसे मिल्क है, अब जब मिल्क जब कर्ड में चेंज हो जाएगा तो उसका नेचर भी चेंज हो जाता है। ओके, और नेचर चेंज होने के साथ साथ में जो उसका टेस्ट है वो भी चेंज हो जाता है। उसी तरह से हम रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन देखें तो होता है यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली कि जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट है, अब वो आयरन के ऑब्जेक्ट को जब हम बाहर रखते हैं तो बाहर क्या होता है, बाहर उसको क्या मिल जाता है, एयर, ऑक्सीजन मिल जाता है। तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के साथ साथ में उसको वहाँ पे अब मॉइस्चर भी रहता है, और मॉइस्चर होने की वजह से उसको वहाँ पे वाटर मिल जाता है। तो ये क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आयरन ऑक्साइड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। तो अब आयरन जो है इनिशियली उसका रंग अलग होगा, कलर अलग होगा, बट जैसे ही हम क्या देखते हैं कि उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है। अब रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अब ये तीनों जो हमने एग्जाम्पल्स देखे, अब इसमें हमने क्या देखा कि एक नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ओके, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम द ओरिजिनल वन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस। और तीसरी चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जितने भी चेंजेस आप देख रहे हैं ये क्या है, परमानेंट है। ये क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब परमानेंट क्यों होते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपने दूध को दही में कन्वर्ट हो गया तो फिर से आप दही को दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि वो चेंजेस जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और जो नया सब्सटेंस बना है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग होती है ओरिजिनल सब्सटेंस से। और तीसरी चीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ये चेंजेस क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। तो मतलब यहां पर क्या हो रहे थे, केमिकल चेंज हो रहे थे। अब केमिकल चेंज क्यों हो रहे थे, अब केमिकल चेंज क्यों हो रहा था उसमें, क्योंकि वहां पर हमने क्या देखा कि उसके अंदर रिएक्शंस हो रहा था, केमिकल रिएक्शंस हो रहा था, और वो केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से ही उसमें चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे थे। इनिशियली जो है उसका नेचर अलग था, उसकी आइडेंटिटी अलग थी, बट जैसे उसमें रिएक्शंस हो गया, रिएक्शंस होने के बाद में उसकी नेचर और उसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इट इज अ प्रोसेस विच चेंज वन और मोर सब्सटेंस इनटू न्यू वन। मतलब एक ओरिजिनल सब्सटेंस से एक न्यू सब्सटेंस में बदलना, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इन चारों में से आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। या तो उसके स्टेट में चेंज होगा, स्टेट मतलब क्या है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में वो बदलेगा, या फिर उनके कलर में चेंज हो सकता है, या फिर उसमें गैस बाहर कोई रिलीज हो सकती है, या फिर उसके टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। तो अगर आप इन चारों में से कोई भी अगर आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस एग्जैक्टली क्या है, ये एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैंने बोला, ये जो सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस जो है बहुत लेंथी हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि इसको वर्ड के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैग्नीशियम रिबन दैट विल बी बॉन्ड इन ऑक्सीजन, इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैंने वर्ड्स में लिखा है इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन।
इसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब ये वर्ड इक्वेशन है। अब इसको हम और अगर कंसाइज करने के लिए सोचे, या फिर अगर हम और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम इसी रिएक्शन को लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। तो अब जैसे यहाँ पर हमने मैग्नीशियम के लिए सिंबल लिख दिया Mg, ऑक्सीजन के लिए O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसका फॉर्मूला है MgO। तो यहाँ पर जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम ब्रीफ या फिर एक ब्रीफ में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द सिंबल, या फिर हम उसके फॉर्मूले यूज करके उसको इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है बाय यूजिंग देयर सिंबल्स। ओके, अब ये केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद में अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये दो टर्म्स समझने हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस में बताया था, केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है यहाँ पर कि दो सब्सटेंस जो हैं वो रिएक्ट होते हैं और रिएक्ट होकर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, अब ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो रहे थे, आपस में रिएक्ट हो रहे थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। देखिए, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट हो रहे थे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। आपको ध्यान में रखना है, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। उसके बाद में जब ये आपस में रिएक्ट हुए, तो रिएक्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो द सब्सटेंस दैट आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। और आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट है वो हम राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे, रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिएक्टेंट जो है वो हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड में ही रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो एरो है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन मतलब यहाँ पर क्या है, आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो रिएक्टेंट्स है ये आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और रिएक्ट होके ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद में जब आप कभी केमिकल रिएक्शंस लिखेंगे, इक्वेशंस लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस लिखते समय आपको यहाँ पर उसके फेज, जो फेज है, जो स्टेट है, वो भी आपको रिप्रेजेंट करना होता है। अब जैसे ये मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, तो यहाँ पर जो है अब ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, तो आपको ब्रैकेट में सॉलिड के लिए S रिप्रेजेंट करना है। अब ये ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे G से, तो ये गैस रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एग्जैक्टली क्या है, ये थोड़ा सा वाइट कलर का पाउडर रहता है, तो ये भी क्या रहेगा, आप सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। मतलब कि जब भी आप कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशंस में आपको रिएक्टेंट्स लिखना है जो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है राइट हैंड साइड में, और एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, कि ये रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसके साथ में आपको इनके स्टेट भी मेंशन करने हैं। अगर कोई सॉलिड में है तो सॉलिड रिप्रेजेंट करना है, अगर गैस फेज में है तो गैस रिप्रेजेंट करना है, और अगर कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वहां पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्वस रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें कि अगर हम कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, CuSO4 एक्वस। ठीक है, मतलब डिसॉल्व इन वाटर। एक्वस ही क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वा मतलब क्या है, वाटर, तो डिसॉल्व इन वाटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि वहां पर क्या है, हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, प्रेशर की जरूरत होती है, तो वो भी, या फिर हम उसको हीट कर रहे हैं, तो वो हमें क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट। अब यहाँ पर क्या है, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट तो हो रहे हैं, बट इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है। तो हीट जो है हम यहाँ पर ऊपर इसको डेल्टा से, इस ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। अगर किसी रिएक्शन में कोई प्रेशर लग रहा है तो वो भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है तो वो भी आप इस एरो पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि हम इस इक्वेशन को देखकर ही पूरा बता सकते हैं कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, और ये रिएक्शंस का कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, या फिर उसको कौन सी कंडीशंस है, वो भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट।
तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशंस बैलेंस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दैट विल बी प्रेजेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। सो the mass of the reactant before the reaction and mass of the product after the reaction वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि mass is neither created nor destroyed, ठीक है। वो क्या होगा, सिर्फ एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि वो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। अब बैलेंस करते समय आपको सबसे पहले क्या देखना है, पॉलीएटॉमिक्स। पॉलीएटॉमिक्स मतलब क्या है, एक से ज्यादा, मतलब अगर एक एटम्स है तो उसको मोनो बोलते हैं, दो है तो डाई, और दो से ज्यादा अगर एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक्स बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में देखना है कि अगर पॉलीएटॉमिक है तो सबसे पहले हमें उसको बैलेंस करना है, फिर उसमें मेटल्स बैलेंस करने हैं, और मेटल्स को बैलेंस करने के बाद हमें नॉन मेटल बैलेंस करना है, और सबसे लास्ट में हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर ये देखिए, प्रीवियसली हमने जो रिएक्शन देखा था, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर हम क्या देखें, अब यहाँ पर अगर आप पॉलीएटॉमिक्स देखें तो ये क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था राइट हैंड साइड में क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जो है ये है प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि प्रोडक्ट्स में क्या है, एक तो मैग्नीशियम एटम्स है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ये पॉलीएटॉमिक हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तो हमें सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा, मैग्नीशियम मेटल। तो अब ये मैग्नीशियम मेटल जो है, अब अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखें प्रोडक्ट साइड में तो एक ही मैग्नीशियम है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, एक तो है मैग्नीशियम और दूसरा जो है वो है ऑक्सीजन। ओके, तो हम पहले सबसे पहले वो एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितना है, दैट विल बी 2। तो यहाँ पे ये O2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 एटम्स है ऑक्सीजन के, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2 रिप्रेजेंट करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो एज इट इज हम 1 लिख देंगे, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 लिख देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड को, तो देखिए मैग्नीशियम तो बैलेंस है, ठीक है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अब रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो अगर हमें प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट साइड में जो ऑक्सीजन है उस वहां पर हमें उसको 2 कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये है प्रोडक्ट साइड, तो प्रोडक्ट में हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 2 कोएफिशिएंट आगे लगाना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गए। अब जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितने हो गए, मैग्नीशियम जो है वो प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम जो है प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, 2 हो गए, ये देखिए। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम भी बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक्स देखने हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स पे। ओके, अगर वहाँ पे मेटल्स को बैलेंस करिए, मेटल्स को बैलेंस करने के बाद में वहाँ पर नॉन मेटल्स को बैलेंस करिए, और सबसे लास्ट में हमें क्या देखना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और उसके बाद में आपको फाइनली जो बैलेंस इक्वेशन है वो लिख देनी है। तो हम यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको एग्जाम में क्या है, वर्ड इक्वेशंस दी रहेगी कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ड इक्वेशन को पहले एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे उसको इन द फॉर्म ऑफ H2। ओके,
कभी भी सिंगल एक एटम नहीं रहता, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो ये H2 आप रिप्रेजेंट करेंगे, 2 एटम्स हाइड्रोजन के और 2 एटम्स क्लोरीन के, और ये क्या फॉर्म कर देगा, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं HCl से। ओके, अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देख लेंगे, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, अब कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में, 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे हम 2 मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एक ही हाइड्रोजन का एटम है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। सेम क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, 2 एटम्स है क्लोरीन के, और प्रोडक्ट साइड में जो है एक ही एटम से क्लोरीन का। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है कि देखिए प्रोडक्ट साइड में बैलेंस करना है हाइड्रोजन को भी क्लोरीन को। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए हम क्या देखेंगे, ये पॉलीएटॉमिक है, मतलब एक से ज़्यादा एटम्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये HCl है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन तो हम सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्लोरीन को ले लेते हैं। तो क्लोरीन जो है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो अगर हमें इसको भी बैलेंस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। मतलब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, आगे हम लिख देंगे 2 कोएफिशिएंट। तो जैसे हम आगे हम 2 कोएफिशिएंट लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जैसे हमने क्लोरीन को बैलेंस किया तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन्स हो गए। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन्स हो गए। और ऑलरेडी अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें तो वहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप एलिमेंट्स लिख लीजिए, एलिमेंट्स लिखने के बाद रिएक्टेंट साइड में वो कितने एटम्स है वो मेंशन करिए, प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स है वो मेंशन करिए, फिर उसके बाद में उसमें डिफरेंस देखिए और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, क्योंकि जब आप एक एटम को बैलेंस करते हैं तो दूसरा अनबैलेंस हो जाता है, तो उसको भी हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हमें पढ़ने क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, कोई भी इक्वेशंस दे दी जाएगी और आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो कौन से टाइप का रिएक्शंस है। तो वो आप तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप इजीली इन रिएक्शंस को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो इसीलिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। सिंपल है, सिर्फ यहां पर आपको क्या समझना है, जब भी 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे तो कंबाइन होके वो एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जनरली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे A और B ये क्या है, 2 सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है आपस में जब रिएक्ट होंगे तो रिएक्ट होके वो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 2 सब्सटेंस है जो रिएक्टेंट पार्ट में हम यहाँ पे ले रहे हैं, वो कोई 2 एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो 2 कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या फिर वो एलिमेंट या फिर कंपाउंड भी हो सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अब यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लिखें कि सपोज 2 एलिमेंट्स जो हैं जब वो आपस में रिएक्ट होंगे, कंबाइन होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट इट विल बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इट विल फॉर्म H2O। तो अब इसको हम कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्ट हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं H2O। ओके, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है, इट बर्न एक्सप्लोसिवली। उसके बाद में ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन जो है वो सपोर्टर है कंबशन में, और उसके बाद में जब ये आपस में रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, और वाटर की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो आग को बुझाने का काम करता है। तो इस तरह से इनकी प्रॉपर्टीज जो है किस तरह से डिफरेंस हो जाती है जब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा यहाँ पे रिएक्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम रिबन होता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब उसको हीट करते हैं तो इट विल बी रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करने के बाद में ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट्स हैं,
जब ये आपस में कंबाइन होंगे, रिएक्ट होंगे, तो एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे पहले मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और वो कंबाइन होने के बाद में एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल क्या देख रहे हैं कि जो दो सब्सटेंस है वो तो कंपाउंड भी हो सकते हैं, मतलब ए और बी ये दो कंपाउंड्स हो सकते हैं और ये कंपाउंड आपस में रिएक्ट होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड इट रिएक्ट विद वाटर और ये क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है और वाटर एक कंपाउंड है। तो ये दो सब्सटेंस जो है रिएक्ट होंगे, कंबाइन होंगे और कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम जनरली क्विकलाइम भी बोलते हैं, ओके। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, कभी कभी आपको जनरल नेम दिए रहते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। और जब क्विकलाइम जो वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं स्लेक्ट लाइन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि राइट साइड में यहाँ पे हीट लिखा है। तो ये हीट क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर एग्जैक्टली सिर्फ यही बता रखा है कि अगर हम एक बीकर लेते हैं, बीकर में अगर हम पानी लेंगे और इसमें अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम अगर आप ऐड करते हो तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये बीकर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म हो जाएगा इसका मतलब क्या है, वहां पर इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाएगा। टेम्परेचर राइज हो जाएगा तो वो रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब इसमें अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, कब हम बोलते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब वहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस। तो यहाँ पर हम क्या चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर हीट जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इसीलिए ये एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन तो रिएक्शन है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। अब उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हम व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कंपाउंड कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ओके। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट होने के बाद में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ओके। अब वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें आप क्या करते हैं, और पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद में एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, व्हाइट कलर का पेस्ट बना लेते हैं और उसी पेस्ट को हम यूज करते हैं वॉल्स पे व्हाइट वॉशिंग के लिए। और होता एग्जैक्टली क्या है कि वो व्हाइट वॉशिंग करने के बाद में आप 1 या 2 दिन में देखते हैं कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट होता है और वो रिएक्ट होके वहां पर एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ही जो वॉल्स है उसमें एक शाइनी अपीयरेंस आता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हम व्हाइट वॉश के लिए जो हम कंपाउंड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, दोज रिएक्शन इन विच a compound split up into 2 or more simpler substance are known as decomposition reactions। मतलब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पर एक सिंगल कंपाउंड होगा और वो कंपाउंड जो है ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा और वो स्प्लिट होके 2 अलग अलग सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हम जनरली क्या बोल सकते हैं, ए और बी ये क्या है, एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड क्या होगा, स्प्लिट होगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होके 2 डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है ये हीट के प्रेजेंस में भी होते हैं, लाइट के प्रेजेंस में भी और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में भी होते हैं। तो इसीलिए इनको क्लासिफाई किया गया है थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है थर्मल डिकम्पोजिशंस, ओके। सो यहाँ पर जो टर्म है थर्मल जो है दैट विल बी रिलेटेड टू हीट। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो
हीट करने की वजह से होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है जब हम इसको हीट करेंगे तो हीट करने की वजह से क्या होगा कि ये स्प्लिट होगा और ये स्प्लिट होके दो सिंपलर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा जो है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो स्प्लिट हो रहा है ड्यू टू हीटिंग। हीट करने की वजह से ही उसमें स्प्लिटिंग हो रही है, हीट करने की वजह से ही वो एक सिंगल कंपाउंड जो है दो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग या फिर ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर हम वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा कि जो एसिडिफाइड वाटर होता है, मतलब वाटर को एसिड के साथ में मिक्स किया जाता है, तो वो एसिडिफाइड वाटर में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सिंगल कंपाउंड है वाटर, ये क्या होगा, स्प्लिट होगा, मतलब डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होके ये दो सिंपलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सो द नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो फोटो जो है दैट विल बी रिलेटेड टू लाइट एनर्जी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर डिकम्पोजिशन जो है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पर हम अगर हम एग्जांपल देखें तो सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड जो है व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, तो ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, सिल्वर मेटल में और क्लोरीन में। तो यहाँ पर ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये व्हाइट से जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल। और ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये किसके प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की वजह से हो रही है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और नॉर्मली ये हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको यहाँ पे क्या समझना है कि वो रिएक्शन जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पर जनरली अगर आप देखें तो ये बी और सी क्या है, एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये ए क्या है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये ए ने क्या किया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह से हटा दिया, और उसकी जगह से हटा के उसने खुद क्या फॉर्मेशन कर लिया, कंपाउंड का AC, और बी जो है वो यहाँ रिएक्शन में से फ्री हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से, उसको फ्री कर देता है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब उसकी जगह से हटा देना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ये आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, तो जनरली ये हम रिएक्शंस जो हैं प्रैक्टिकल लैब में भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि अगर आप जिंक सल्फेट का कॉपर सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है। तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर आप जिंक की स्ट्रिप डालते हैं, यहाँ पर जिंक मेटल की स्ट्रिप अगर आप लेंगे, तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन था वो थोड़ा सा फेड हो जाएगा, ओके। और फेड हो जाएगा तो फेड क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट। और जो आप मेटल, जो जिंक की जो हमने स्ट्रिप ली थी मेटल की, उस पर आप देखेंगे वहां पर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया है, तो जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ने क्या किया, यहाँ पर इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया जिंक सल्फेट का एंड कॉपर का। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है दैट विल बी डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स
कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि एक सिंगल सब्सटेंस ने दूसरे को डिस्प्लेस किया, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। लास्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पर क्या होगा, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे दो कंपाउंड्स होंगे स्टार्टिंग में, और वो दो कंपाउंड्स के जो आयन्स है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे, और एक्सचेंज होके वहां पे दो न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, तो इसीलिए इसको हम यहाँ पे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल आप कैसे समझेंगे, ये है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है इसको आप जब डिसोसिएट करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Ag प्लस NO3 माइनस। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस Cl नेगेटिव। ये डिसोसिएट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। इसी तरह से यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ये दो कंपाउंड्स हैं। अब ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें यहाँ पे ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट का ये जो सिल्वर है Ag प्लस है, ये किसके साथ में एक्सचेंज करेगा, ये कंबाइन होगा Cl के साथ में, तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, AgCl। इन द सेम वे यहाँ पर ये जो NO3 है ये रिएक्ट होगा किसके साथ में, सोडियम के साथ में, और ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaNO3। मतलब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देखना है कि ये दो कंपाउंड्स हैं, और ये दो कंपाउंड्स क्या करेंगे आपस में, इनमें दो आयंस का एक्सचेंज होगा, और आयन का एक्सचेंज होने की वजह से यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और सिल्वर क्लोराइड जो है यहाँ पर ये एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। मतलब क्या है कि वो नीचे क्या होगा, एज इट इज सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। हमने 4 तरह के रिएक्शंस देखे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाउ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो समझना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये क्यों है इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या है, एक इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको वहाँ पे पूछा जाएगा कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, तो एक एक करके ये ध्यान से आप लोग सुनिए और समझिए। देखिए, तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कब हो रहे होंगे, आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर वहां पर क्या हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, या फिर वहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा तो हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपको रिडक्शन रिएक्शन में ध्यान में रखना है। देखिए, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान रखिएगा, रिडक्शन उसका अपोजिट आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा। तो रिडक्शन में हमें यहाँ पे क्या करना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखने। अब देखिए, एग्जाम में क्या होगा, आपको एक वर्ड इक्वेशन दी जाएगी, एंड कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म कॉपर एंड वाटर। अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, तो आप देखिए कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, तो आपको सेम जो है कंसीडर करने हैं। अब जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, अब कॉपर ऑक्साइड है तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में आप क्या देख रहे हैं, कॉपर है। तो कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ होगा तो ही वो कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, बट यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने कहाँ पढ़ा है, अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, इन द सेम वे आप यहाँ पे देखिए ये H2 था, तो ये H2 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है H2O में। तो H2 में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन।
और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओ से आप ध्यान में रखिए। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया, और हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो गया, H2O। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो है अब हमें समझना है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द सब्सटेंस विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे वो, ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, या फिर वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होंगे, जो क्या देंगे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे फॉर रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे, और दूसरा या फिर वो रिमूव करेंगे ऑक्सीजन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख रखा है। अब इस रिएक्शन में हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था यहाँ पर कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, तो ये कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ था, ऑक्सीजन रिमूव हुआ था। ठीक है, बट कॉपर ऑक्साइड का जो ये ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, ये किसने रिमूव किया, उसको रिमूव करने में किसने हेल्प की, हाइड्रोजन ने हेल्प की। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव किया। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर बिहेव करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब दूसरी चीज अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अब दूसरा हमने क्या देखा था कि ये H2 जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ था, H2O में। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ था, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बट इस H2 को ऑक्सीजन किसने प्रोवाइड किया, मतलब ऑक्सीडेशन में किसने हेल्प की, कॉपर ऑक्साइड ने। तो यहाँ पर हम इस कॉपर ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनमें खुद क्या होता है, खुद वो रिड्यूस होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनमें खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या होता है। ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान में रखना है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अपोजिट उसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सेम ऑक्सीडेशन याद रखेंगे, रिडक्शन उसका अपोजिट करना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडेशन के लिए और हाइड्रोजन रिमूव करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं और रिमूव करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको एग्जाम में इस तरह से एक वर्ड इक्वेशन दी रहेगी, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वर्ड इक्वेशन को पहले एक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है, और इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो गया, H2S, क्लोरीन इज Cl2, सल्फर S, और हाइड्रोजन क्लोराइड इज HCl। इक्वेशन को हमने बैलेंस किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए, पहले यहाँ पर ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन रिमूव होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ओके, अब उसके बाद में नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं क्लोरीन। सो क्लोरीन जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, HCl में। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो आप लिखोगे H2S। रिडक्शन कहां पे हो रहा है, Cl2 में, क्लोरीन में। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब यहाँ पर आप देखिए सिंपल से हमें क्या समझना है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर H2S में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का जो हाइड्रोजन है वो कौन रिमूव कर रहा है, उसको रिमूव करने में कौन हेल्प कर रहा है, क्लोरीन। ठीक है, तो क्या कर रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो रिमूव हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पर बिहेव करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S है, अब ये क्या कर रहा है, ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, किसको, क्लोरीन को। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, गिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन दे रहा है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन लिया। ठीक है, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसने अपना हाइड्रोजन दिया। ठीक है, हाइड्रोजन जब देते हैं तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्टली चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक तो कोरोजन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोरोजन ऑफ मेटल। तो कोरोजन एग्जैक्टली क्या है कि जो मेटल्स होते हैं वो मेटल क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, या फिर एसिड्स या एसिड के कांटेक्ट में आते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके सरफेस पे रिएक्शंस हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। सो द प्रोसेस इन विच मेटल आर इटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। तो नॉर्मली जब हम कोरोजन की बात करते हैं, मतलब जंग की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ क्या ध्यान में आता है कि लोहे में जंग लगना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक कॉमन कोरोजन का प्रोसेस है जो हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या होता है कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर वो क्या हो गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, बाहर अगर आपने रखा हुआ है डैम्प एयर में, तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। उसके बाद में क्या होगा, अब बाहर क्या है, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर से क्या होगा, वाटर भी उसके कांटेक्ट में आएगा। तो जब ये आपस में जब ये रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन होके क्या करते हैं, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि कोरोजन के लिए कौन से फैक्टर से जो रिस्पॉन्सिबल है, वो एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, और जो भी वो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब ये कोरोजन है, अगर हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स है, जिसमें कॉमनली एक मेथड जो हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है हम क्या कर देते हैं, उसको पेंट कर देते हैं, तो जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑयली कर सकते हैं, ग्रीस कर सकते हैं, तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, उस आयरन के ऑब्जेक्ट्स को फर्दर कोरोजन कोरोड होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, रेंसिडिटी ऑफ फूड। ऑफ फूड एग्जैक्टली क्या है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम ऑयल या फैट से बने हुए होते हैं, अब उनको क्या है कि अगर हम रखते हैं कुछ दिन के लिए, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें स्मेल आने लगती है, या फिर उसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं कि वो क्या हो गया, खराब हो गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है, when oil and fat are oxidized or even allowed to stand for a long time, it become rancid and process is called rancidity। तो rancidity क्या है, सिर्फ जो फूड आइटम्स होते हैं अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से उनका जो टेस्ट है
वो ख़राब हो जाता है और उनमें स्मेल आने लगती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, अब जनरली हम देखते ही हैं अब घर में। अब हमें क्या करना है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, तो जिसमें से पहला जो मेथड है हम जो जनरली यूज़ करते हैं, कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। तो खाने पीने की जो चीज़ें हैं मोस्टली हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से जो भी फूड आइटम है वो क्या है, उतना ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते और जो फूड आइटम्स है वो एज इट इज रिंसिड नहीं हो पाते। नेक्स्ट जो है वो है स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। सेम, अगर हम एयर टाइट कंटेनर में जो फूड आइटम्स है उनको पैक करके रखते हैं तो वहाँ पे वो भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, तो जिसकी वजह से जो फूड प्रोडक्ट्स है वो एज इट इज सेफ रहते हैं। तीसरा है स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। तो तीसरा इन्होंने क्या बता रखा है, जो फूड आइटम्स है उनको थोड़ा सा सनलाइट से दूर रखना चाहिए। तो सनलाइट से दूर रखेंगे तो जिससे क्या होगा, उनमें रेंसिडिटी का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। एंड द लास्ट इज पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। अब जो भी आप लोग ये चिप्स वगैरह जो खाते हैं बाहर, तो आपने देखा होगा कि वो पूरा जो उसके अंदर जो गैस होती है वो एग्जैक्टली कौन सी, नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस क्या है, वो जो चिप्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको रेंसिड होने। क्योंकि आपने देखा है कि चिप्स तो है वो बहुत एक बार ही बना देते हैं, बहुत टाइम तक सिर्फ प्रिजर्व करके रखते हैं। तो उसको प्रिजर्व करने का मेथड क्या रहता है कि उसको वो पैकिंग करते हैं विद नाइट्रोजन गैस। तो ये इतने मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।